नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आप लोगों ने वो इसके पहले का प्रोग्राम तो देखा था। हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में फिर से बात करना शुरू किए एंड आपको पता है पॉलिटिक्स तो बस इंडियंस का फेवरेट पास टाइम है। आज हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है, रीता गुप्ता जी, जो ऑल इंडिया रेडियो में थी। एंड उनके फादर, आप मतलब आगे जाके ये भी एक दिन चर्चा जरूर करेंगे। उनके फादर एक इमरजेंसी सर्वाइवर थे एंड शी इज अ प्राउड आर्मी वाइफ एंड ऑब्वियसली हमारे ही जैसे मोदी जी की बहुत बड़ी सपोर्टर। नमस्कार रीता जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? या वेरी गुड, एब्सोल्युटली फाइन, और एज फाइन इट कैन बी। सो आजकल तो दिल्ली में बहुत सारी फेस्टिवल्स मनाई जा रही है। मैंने अभी एक वीडियो देखा था जिसमें बोला कि इंडिया के लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर दिया, बट उसके बाद दिल्ली की कंडीशन तो बहुत ही पैथेटिक है। क्या कहना चाहिए? दिल्ली की कंडीशन के बारे में मैं क्या बोलूं आपको। दिल्ली की हालत जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो कैपिटल सिटी जैसा दिखता नहीं है। एटलीस्ट उसका जो ओवरऑल एक इमेज है ना, वो इतनी मतलब ज्यादा डैमेज हो चुकी है कि उसको ठीक करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हर चीज में आप देखिए, अगर आप देखेंगे पोल्यूशन, उसकी हालत खराब है। पानी की हालत, पीने का पानी जो है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का आता है, कितने एरियाज में तो आता ही नहीं है। टैंकर वाली सिचुएशन अभी भी वैसे की वैसे है। उसके बाद बिजली का जो है, बिजली का कुछ एरियाज में मतलब एक पर्टिकुलर जो आप एक ग्रुप बोलेंगे उनके लिए बिजली माफ होगी, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उनका बिल डबल आता है, ट्रिपल आता है और पहले से बहुत ज्यादा आता है। तो उसका कारण वही है कि वो कुछ लोगों को फ्री में बिजली देके और बाकी लोगों से ले रहा है। तो मतलब ओवरऑल, और अभी अभी तो लेटेस्ट जो यमुना का जो हुआ है वो मतलब इतना हॉरिबल है, वो हेल्थ हैजर्ड है। वो हर तरह से आप सोचिए कि एक रिवर आपके सिटी के बीच में से जा रही है, जिसमें आधा सिटी उस तरफ है और आधा सिटी इस तरफ है, और उसमें अगर इतना टॉक्सिक अगर कंटेंट है तो वो लोगों की जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ है, ये हम इजीली समझ सकते हैं। तो अब और क्या बोलूं, दिल्ली में रहने वालों को ही ये बात समझ में आ सकती है कि दिल्ली की हालत का क्या है अभी इस समय। बहुत ज्यादा पैथेटिक है। सवाल पूछना है मुझे, जो हम लोगों को, जो हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, हम लोगों को हमेशा एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि इतना कंडीशन खराब है। मैं भी जब दिल्ली के थ्रू आती जाती थी, मुझे दिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद आता था। एक तो वो आके जलने लग जाती है, उनकी वो कंडीशन बहुत खराब है। उसके बाद मैं भी, आप जैसे आपने बोले, कुछ हमारे पहचान के, उनका भी कहना है कि वाटर सप्लाई खराब है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खराब है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद मुझे ये नहीं समझ में आता है, लोग वोट कैसे दे देते हैं? वोट इसलिए दे रहे हैं, जो देखिए, जो जिनको बिजली फ्री मिल रही है वो वोट करने जाता है। जिनको डबल बिल आ रहा है वो वोट करने नहीं जाते। प्रॉब्लम ये आ रही है। तो जिस दिन जो जिनका डबल बिल आ रहा है वो समझ जाएंगे इस बात को कि वोट डालना कितना जरूरी है, उस दिन ये आउट हो जाएगा दिल्ली से। लेकिन प्रॉब्लम ये है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, इसके सामने कोई ऑपोजिशन नहीं है। कांग्रेस ऑलरेडी वाइप आउट हो चुकी है और बीजेपी डजंट लुक वेरी इंटरेस्टेड इन दिल्ली। आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग या तो इंटरेस्टेड नहीं है या गिव अप कर चुके हैं। मैंने पहले भी बोला था एक दो बार, लेकिन दोबारा बोल रही हूँ कि अगर बीजेपी चाहे तो दिल्ली को बहुत आसानी से जीत सकती है, लेकिन उसके लिए उनको 5 साल कम से कम एफर्ट करना पड़ेगा। उनको एक सीएम का एक फेस देना पड़ेगा। सीएम का फेस देने के बाद में उनको डोर टू डोर जाके लोगों के साथ एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और दिल्ली इज अ सिटी, इट्स नॉट अ स्टेट। if you want you can go to each and every citizen's house at least twice thrice in 5 years. आप हर किसी को पर्सनली जाके मिल सकते हैं, बट उसके लिए यू हैव टू हैव अ सीएम फेस, यू हैव टू हैव अ सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर right now. In 4 now
I think 4 years are left for election. In 4 years, that person can build up his team, can go door to door, can meet people, can establish contact, and then this man will be out. But I don't know why. Maybe हम लोग तो पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं समझते. अब मोदी जी और अमित शाह जी तो सीजन पॉलिटिशियंस है. शायद उनको ये लगता है कि क्योंकि दिल्ली में कुछ पावर भी नहीं है तो इसको यहीं पड़े रहने दो. अगर ये बाहर जाएगा तो कहीं और गन बचाएगा. ये जिस भी स्टेट में जाएगा, आई थिंक ये बहुत बड़ा शुक्र है कि यहाँ पे पुलिस इसके पास नहीं है. अगर पुलिस होती ना तो हम सब अभी जेल में होते. और ये जो है इसका कोई भरोसा नहीं कि मोदी जी के कैवलकेड को रोक ले, मोदी जी के कार के ड्राइवर को अंदर कर दे. यू नेवर नो, ही कैन डू एनीथिंग. तो पहली बात तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली को स्टेट होना ही नहीं चाहिए. इट शुड बी अ यूनियन टेरिटरी. वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जो कैपिटल होता है वो इज अंडर सेंटर. इट्स नॉट अ स्टेट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट इंडिया में ऐसा है. और ये मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है. तो लेट्स होप कि बीजेपी कुछ करे इसके बारे में. इवन वी आर होपिंग सो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, अभी जैसे छठ पूजा में हमने देखा कि मतलब इतना भयंकर कंडीशन नदी का, इतना झाग एंड स्टूपिड एक्टिविटी लाइक स्प्रिंकलिंग वाटर एंड बैरिकेड्स बनाना एंड बोट्स वहां पे रन करना. बट एंड पहले तो ये कर दिया था कि भाई नहीं, छठ पूजा होगा ही नहीं, बैन लगा दिया. उसके बाद जब लोगों ने मानने से इनकार कर दिया तो फिर पता चला कि नदी की ये कंडीशन है. तो ये सारी चीजें मतलब टॉलरेट कैसे कर रहे हैं लोग, मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा. मतलब स्टुपिडिटी की हद देखिए कि पानी से धो रहे हैं, नदी को धो रहे हैं. यू नो, दे आर वॉशिंग द रिवर. और ऊपर से आप छठ पूजा को पहले बैन करते हैं और उसके बाद में आप छठ पूजा के लिए एक वीडियो बना के अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि मैं छठ पूजा पे लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ. लोगों को अच्छे से छठ पूजा मनाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए. भाई छठ पूजा मनाएंगे कैसे जब आपने बैन कर रखा है? और ऊपर से रिवर की हालत तो ऐसी है, भाई बिना रिवर के तो छठ पूजा नहीं हो सकती. वो तो पानी में खड़े होना ही है. उनको सूर्य का जो पूजा करना है उसके लिए दे हैव टू स्टैंड इन वाटर. बट वेयर इज द वाटर? वेयर इज द वाटर बॉडी इन दिल्ली? दिल्ली हैज ओनली वन वाटर बॉडी एंड दैट इज सो पोल्यूटेड दैट यू कैन नॉट गो नियर दैट रिवर. तो अब आप बताइए कि ये इस आई मीन मैं कल परसों पढ़ रही थी, सेंटर ने कुछ लगभग 700 करोड़ रुपीस इसको दिए हैं यमुना क्लीन करने के लिए, जिसमें से ऑलमोस्ट 600 हैव बीन यूटिलाइज्ड. बट वेयर? नोबडी नोज. वेयर हैव दैट मनी, वेयर हैज दैट मनी गॉन? नोबडी नोज. तो ये इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको पूछने वाला कोई नहीं है, इसको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है. देयर इज नो ओपोजिशन इन दिल्ली. तो ये ही इज गोइंग स्कॉट फ्री. दैट इज द प्रॉब्लम. तो मुझे ये लगता है कि इस आदमी के ऊपर कुछ ना कुछ नकेल कसना बहुत जरूरी है, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल. बिकॉज कैपिटल सिटी का हाल जो है, इफ यू कम टू दिल्ली, यू गेट आउट ऑफ एयरपोर्ट एंड यू विल सी द filthiness. Like there is not a single electric pole or metro pillar or any wall where the posters of this man are not there. I mean, the whole Delhi is full of his posters, banners and whatnot. Even the buses, the trains going to Punjab, all have his posters and big banners and his advertisements. Metro, all metros have his face all over. I mean, Delhi, his face is all over Delhi. Wherever you go, you will see his face. So that's it. That is the work he is doing. अभी क्या बोले इसके बारे में? He actually gets on the nerves, you know. And मतलब इतना hypocritical बंदा है. पहले राम मंदिर के लिए क्या नहीं बोला, राम मंदिर क्यों चाहिए, दुनिया भर की बातें, वहां पे हॉस्पिटल बना दो, ऐसा कर दो, मेरी नानी ने कहा. एंड नाउ मतलब बेशर्मी की हद होती है, अभी जाके वो पूजा पाठ कर रहे हैं. अभी वो नहीं, ही इज सेइंग मैं हिंदू हूँ,
मुझे पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे राम मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाई कोई नहीं रोक रहा आपको, जाओ आप, अगर हिंदू हो तो जाओ, फिर हिंदुओं वाले काम भी तो करो ना। हिंदुओं वाले काम तो कोई करने नहीं है अभी। दिस मैन इज सो कनिंग, ही हैज रियलाइज्ड कि किस चीज को पकड़ने से मुझे फायदा होगा। ये ही डज ओनली दैट। जहां पे इसको फायदा होगा ना, ये गधे को भी बाप बनाने के लिए तैयार है। ही इज दैट काइंड ऑफ मैन। अगर आज इसको लगता है कि क्योंकि सारी पार्टीज हिंदूज के पीछे भाग रही हैं, तो मुझे भी हिंदुओं के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि देखिए माइनॉरिटी की वोट तो इसको मिलने ही वाली है, वो तो कहीं गई नहीं है, वो तो अपनी मुट्ठी में है। अब हमारा काम है हिंदुओं को फंसाना, हिंदुओं को बरगलाना। कभी ये कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करवाऊंगा, कभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करवाऊंगा। आप और पे आप किसकी बढ़ाते हो? मौलवीज की। सैलरी जो है वो मौलवीज की बढ़ाते हो, बट पाठ आपने सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का करवाना है। मंदिर में जाना है लेकिन मस्जिद को फंड देना है। मंदिर में आपको रामलला को के दर्शन करने के लिए जाना है लेकिन हज हाउस बनवाना है। तो काम जो करने हैं वो सब माइनॉरिटीज के लिए करने हैं, कहना सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो ये इसकी फिलॉसफी। हाँ, इसी के साथ लिंक करके मैं कल जो बुक आया और जिसके बारे में बहुत बातें हो रही है, खुर्शीद आलम ऑब्वियसली हमारे इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड उसके बावजूद उन्होंने क्या लिख दिया है कि आरएसएस इज इक्विवेलेंट टू मींस उनका सोच समझ आइडियोलॉजी जो है वो आईसिस एंड बोको हराम जैसे है। मगर मेरा एक ही सवाल है, क्या क्या कभी ये लोग ये सोचते हैं कि अगर वैसा होता तो क्या ये लिख पाते थे? बिल्कुल एग्जैक्टली। और बोको हराम और आईसिस ने हजारों लोगों को मारा है, लाखों लोगों को विस्थापित किया है। और मतलब वर्ल्ड में जिस तरह का टेरर उन्होंने फैलाया हुआ है कि उनका नाम लेने से लोग डरते हैं। क्या हिंदू उसके उनके बराबर है? इनको बोलने से पहले ये 10 बार सोचते। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, इन्होंने जो बोला वो कांग्रेस की फिलॉसफी है। वो कांग्रेस वो ही फील करती है, वो ही मानती है। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी देखिए, इन्होंने उसी बुक में ये भी लिखा है कि कांग्रेस को अब हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए। अगर हिंदुत्व आईसिस है, बोको हराम है, तो फिर कांग्रेस को उसकी तरफ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वोट चाहिए इनको, और कुछ नहीं चाहिए इनको। ना आईसिस से मतलब है, ना बोको हराम से मतलब है, ना हिंदुत्व से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ पावर की जरूरत है। और आई थिंक पावर के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी इन्हीं के लीडर्स क्योंकि डर गए जब इनकी ये लाइन पड़ी ना कि आईसिस और बोको हराम से कंपैरिजन हो रहा है हिंदुत्व का, तो इन्हीं के लीडर्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि आप माफी मांगिए। आप, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, अगर हिंदुत्व के बारे में इस तरह से बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो और दूसरा, इस बुक की टाइमिंग जो है इस वेरी वेरी क्रूशियल इन द सेंस कि यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं, और यूपी के इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत कड़ी नजर है कि भाई जीतना है, जीतना है। तो उस समय पे ये बुक को लेके आना। और मैंने कहीं पढ़ा था कि सलमान खुर्शीद अपने आप को सेकुलर बताते हैं। अगर आप सेकुलर बताते हैं तो फिर मतलब आप किस तरह के सेकुलर है जो कांग्रेस की जो फिलॉसफी है उसको लेके आप उसमें ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए। ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व इज हिंदुत्व। अब आप मानते हैं या तो नहीं मानते हैं। आप थोड़ा सा मानते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा मान, तो ये इनकी इनकी हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। ये पूरी बुक में इन्होंने जो लिखा हुआ है अपने आप को, और इन्होंने ये भी लिखा है कि भाई जो भी हुआ वो तथ्य पे हुआ। तो अगर वो तथ्य पे आधारित फैसला आया है, तो आप लोग राम के अस्तित्व को क्यों नकार रहे थे? अगर राम है तो तभी तथ्य है ना। आपने एक तरफ उनके अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन उठाया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि फैसला बिल्कुल सही आया। एक और जो बात मुझे पढ़ने में आई और जो बहुत ही स्ट्रेंज लगी, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए गए, और वो जो मंदिर बन रहा है वो पूरे राष्ट्र के लिए एक
एक मतलब एक गिफ्ट जैसे है। तो लेकिन जो मस्जिद बन रही है उसी जगह पे पास में, वो उसका इनॉग्रेशन इन लोगों ने उस लेवल पे क्यों नहीं किया? जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है जो उसको हैंडल कर रहा है, उन्होंने क्यों नहीं किया? और दूसरा, उसके लिए प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया ताकि वो भी एक राष्ट्र की धरोहर बन जाती? तो ये भी लिखा है बुक में उन्होंने। तो ये आप सोचिए कि मतलब किस लेवल की, क्या प्रधानमंत्री किसी मस्जिद के इनॉग्रेशन के लिए जाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो विवादित, देखिए वो एक दे दिया गया है उनको, ठीक है आप मस्जिद ले लीजिए, लेकिन उनका कितना राइट बनता है ये हम सबको मालूम है कि सिर्फ विवाद को खत्म करने के लिए अगर एक फैसला आया है तो उसका प्रधानमंत्री से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये रही बात राम मंदिर की, प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने ये बोल दिया था कि मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी हूं। तो अब वो हिंदू राष्ट्रवादी है और उस मंदिर में उनकी आस्था है, वो जाएंगे। बाकी कहीं जाएं या नहीं जाएं वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है या जरूरत पे डिपेंड करता है, उसके लिए वो ही इज नॉट बाउंड टू गो देयर। तो बस इनकी बुक के बारे में तो यही बोलूंगी, ये लिखते जो भी है, और देखिए जो भी इन्होंने लिखा है सलमान खुर्शीद ने, मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको नहीं पता होगा। इस बुक, ये बुक किस लाइन पे लिखी जाएगी ये 100% लीडरशिप को मालूम होगा, और उन्हीं से सलाह करके ही ये लिखा गया है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं। तो बस इतना ही बोलूंगी, और क्या बोलूंगी। सबके सब जोर लगा रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट्स है उसको वो किसी तरह से हासिल कर ले, मगर मुस्लिम वोट्स के लिए बहुत सारे लोग हैं। और मेरा एक कहना है, जैसे आपने बोला है कि वो खुर्शीद आलम बोलते हैं कि वो सेक्युलर है। जब कोई बंदा अपने आप को सेक्युलर बोलता है तो वो रिलीजन पे बात ही क्यों करता है? बिल्कुल, अगर आप रिलीजन पे एग्जैक्टली। बात कर रहे हो तो आप कैसे सेक्युलर हो? इससे कैसे सेकुलर हो? बिल्कुल बिल्कुल यही तो बात है। तो वो वैसे भी मतलब, हाँ जी, सलमान खुर्शीद जो है, ये हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे, पहले से, जब बाटला हाउस वाला एनकाउंटर हुआ था तब भी इन्होंने ही बोला था कि सोनिया जी बहुत रोई, और इन्होंने ही बोला था कि सोनिया जी हमारी माँ है, भारत माँ है, वो पूरे भारत की माँ है। और वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स जो देता है, आई थिंक वी शुड नॉट टेक हिम वेरी सीरियसली। बाकी जो उन्होंने लिखा है वो उनकी अपनी ही पार्टी, अब गुलाम नबी आजाद ने भी बोला कि भाई आपको ये नहीं लिखना चाहिए था कि भाई हिंदुत्व जो है वो आईसिस के बराबर है या बोको हराम के बराबर है, उनकी अपनी पार्टी। और अब कहीं पे मैंने देखा था कि मध्य प्रदेश में तो बुक को बैन करने की तरफ एक कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि ये बुक वहां पे नहीं आनी चाहिए। एंड आई थिंक ये बुक बैन हो जानी चाहिए, इंडिया में नहीं आनी चाहिए, जहां पे आप मेजोरिटी के लिए ऐसा लिखते हैं कि वो आईसिस है या बोको हराम है। जो जो असल में आईसिस है उनके बारे में कभी नहीं बोलते ये। इंडिया के जो आउटफिट्स जो एक्चुअली में आईसिस का ही पार्ट है या फिर आईसिस से फंडेड है, उनके बारे में ये कभी नहीं बोलेंगे। बट ये हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं, और हिंदुत्व को देखिए मेलाइन करने के लिए, उसकी उस हिंदुओं को मेलाइन करने के लिए इन्होंने हर संभव कोशिश की है। जब यूपीए के टाइम में, जब मुंबई में जब अटैक हुए थे, तब भी दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व टेरर वाली बात की थी। ये हिंदुत्व को टेरर से जोड़ने का इनका बहुत पुराना एक एम्बिशन है, लेकिन वो एम्बिशन इनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिंदू जितने टॉलरेंट है और हिंदुत्व जितना ब्रॉड एक रिलीजन है, उसमें इन सब चीजों की कोई जगह है ही नहीं। तो ये कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये हिंदुत्व को टेरर से नहीं जोड़ पाएंगे। जब भी ये कोशिश करेंगे, इन्हीं के ऊपर उल्टा गिरता है ये, हमेशा। तो ये है। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं तो मतलब अपने मतलब द बेस्ट थिंग अबाउट टुडेज टॉक इज दैट यू आर टू प्रिसाइज टू द पॉइंट, एंड no bhumika, nothing of that sort. It's such a pleasure to talk to you, ma'am, and of course we will expect, I will again invite you, and I know you're going to accept it. जाने से थैंक यू पहले सो धन्यवाद। एंड जाने से पहले मैं कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हिंदूज जो है ना वो कभी लड़ते नहीं है, मगर आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि इतने सालों से जब हिंदूज के बारे में कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता था,
तो हिंदू चुप रहते थे। मगर आज क्या हो गया है, SM प्लेटफॉर्म होने के वजह से हम लोग वहां पे बोलते हैं, हम लोग यूट्यूब पे बोलते हैं, और इसके वजह से क्या हो गया है, आप लोगों ने हम लोगों को लेबल करना शुरू कर दिया है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, आंखें खोलिए, हम लोग नहीं है ना टेररिस्ट है, ना हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग भी इतने सालों से हैं, और अगर आप अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से भाग के यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली हिंदूज अच्छे हैं। तो ये जो नैरेटिव लगा रहे हैं ना, ये नैरेटिव बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग है ना बोर हो गए हैं, थक गए हैं। और हाँ, ईंट का जवाब पत्थर हम लोग लड़ेंगे नहीं, मगर यस, हम जवाब जरूर देंगे, एनकाउंटर जरूर करेंगे। रीता जी, आपको मैं फिर से इनवाइट करूंगी, एंड मेरे जो व्यूअर्स है उनको यही बोलूंगी कि प्लीज जरूर देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। नमस्ते। थैंक यू, नमस्कार।